हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार और अपने गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। हमारे पास मैथ के टीचर, जीएस के टीचर और रीजनिंग में पढ़ाऊंगा ये आपको। ठीक है, सभी टीचर हमारे पास आ चुके हैं। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी की तैयारी अब शुरू होने जा रही है गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कृष्णा सर को, जो हमारे यहाँ पर जीएस पढ़ाते हैं। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा सिंह आप सभी का गुरुकुल कोचिंग सेंटर चरथावल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की तैयारी कराऊंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे शुभम सर, आ जाइए सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। अच्छा, ठीक है सर, इंट्रोडक्शन दीजिए सर अपना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपका गुरुकुल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आपको शुभम कुमार जीएस के हिस्ट्री और पॉलिटी आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा। और हमारी जो टीम है, सभी फैकल्टी बहुत अच्छी है। चरथावल सेंटर में पहली बार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत है यहाँ पे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो मैथ के टीचर है अर्जुन सिंह। कैसे हो सर? बढ़िया सर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अर्जुन सिंह आपको अपने गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर मैथ पढ़ाऊंगा और मैं आशा करता हूँ मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। ये मेरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात की है, जीरो से हीरो बनाने की, क्योंकि मैथ जीरो से चलेगा और हीरो तक। हीरो का मतलब यानी कि बेसिक से एडवांस तक की आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने हमारे जो दूसरे मैथ के टीचर हैं उनसे, तो आ जाइए सर। नमस्कार, ठीक हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार आपको मैथ्स के नए चैप्टर कराऊंगा जो एडवांस लेवल में आते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। अब हम थोड़ी सी डेमो के रूप में क्लास लेंगे। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी की हम अभी टीचर जो हैं हमारे पास सभी थोड़ी अपनी डेमो रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुभम सर से। तो शुभम सर आपको थोड़ी सी डेमो क्लास देंगे। क्या सभी बने रहिएगा हमारी YouTube चैनल पर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम की तैयारियां ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। तो डेली आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लो सर। थैंक यू। आप लोगों को आज हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट में कुछ डेमो के रूप में बता दिया जाता है और थोड़ा आप उसको देखिए। इतिहास में जो इतिहास के 3 पार्ट है। प्राचीन भारत का इतिहास, मेडीवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत का इतिहास। 20वीं सदी से जो क्वेश्चन आते हैं आप सभी के एग्जाम में, जो है मेन जो फोकस किया जाता है सर्वाधिक आधुनिक भारत के इतिहास पर किया जाता है। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, पूरी जो हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसको ध्यान से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके अलावा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेन मुख्यतः रखे जाते हैं और सर्वाधिक क्वेश्चन रखे जाते हैं इसमें।
आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को लिया जाता है तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपको यही देखा जाता है सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, ये जो है दो जो खास है जो एंशिएंट प्राचीन इतिहास से मेन जुड़े हुए हैं, उनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं इनके अवशेषों पर आधारित होती है। पूरी पूरी जो सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये अवशेष पर आधारित होने के कारण ही इसको जो है सबसे ज्यादा मुख्य पार्ट आता है और इसके सर्वाधिक क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। वैदिक युग के बाद आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसमें आपके बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय माना जाता है भारत के इतिहास में, जो सबसे मुख्य है माने जाते हैं। और यहाँ से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही आपको दिखाई देता आर्य वंश भारत के अंदर। यहाँ से आपका जो एक क्रमबद्ध इतिहास है शुरुआत मानी जाती है आर्य वंश से, और यहीं से ही चल रहा है। इसी में ही आपका अजातशत्रु जो मुख्य इसके शासक रहे हैं भारतीय इतिहास में, मगध में शासक करने वाले दो मुख्य शासक माने जाते हैं जिन्होंने मगध को स्टेबल किया है। मगध साम्राज्य को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और इसके अलावा एक क्रमबद्ध चल जाता है आगे हरिवंश, फिर शिशुनाग, फिर इसके बाद मगध का जो इतिहास किया जाता है वो है नंद वंश का। नंद वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो है आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद को क्षत्रांतक की उपाधि दी जाती है, जिसका मतलब है इनका शासन पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक फैला था भारत के अंदर। और पहले ऐसे शासक थे जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाले थे। इनका शासन इन्हें क्षत्रांतक, इसके शासन के लिए ही क्षत्रांतक की उपाधि इनको दी गई। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद आता है, जो एक कमजोर शासक होता है। और कमजोर शासक होने का कारण यहाँ इसका एक और पॉइंट है, इसमें घनानंद का जो गुरु था वो चाणक्य। घनानंद के जो गुरु थे वे चाणक्य ही थे, लेकिन घनानंद और चाणक्य के बीच मतभेद होने के कारण ही चाणक्य इन्हें छोड़कर चला गया था। और चाणक्य ने एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य में एक शासक की प्रतिभा को देखते हुए इसका साथ दिया और इसे मगध की गद्दी पर बैठाया। और यहीं से ही मौर्य वंश की शुरुआत मानी जाती है, जो भारत का पहला वंश है जो क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, इन्हीं के नाम जो है मुख्य माने जाते हैं। सम्राट अशोक भारत के सबसे प्रतापी और सबसे पहले शासक माने जाते हैं। सम्राट की उपाधि इन्हें दी गई है। इसके बाद मौर्य वंश के बाद आपका साल का एक काल माना जाता है, जो जिसे अंधकार में काल कहा जाता है, लेकिन वो अंधकार में काल
नहीं है, उसमें भारत का तेजी के साथ विकास हुआ है और उसके अंदर शक, कुषाण, पहलव, ये ऐसे ऐसे शासक या ऐसे ऐसे वंश आए हैं जिन्होंने भारत में बाहर से आकर के भी यहीं पर अपनी प्रतिभा स्थापित किए और यहीं पर बस गए। जैसे उनमें शक हो गए, कुषाण, पहलव इत्यादि, ये कुछ वंश ऐसे हैं जो यहीं बाहर के होते हुए भी यहीं पर भारत में ही अपनी जो पहचान बनाई है इन्होंने। इसके अलावा गुप्त वंश 320 ईस्वी में गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है और इसका चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये जो खास है मध्यकाल प्राचीन कालीन भारत में सिंधु एज से लेकर के आपके जो 600 लगभग 647 ईसा पूर्व ईस्वी तक, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु तक का समय प्राचीन भारतीय इतिहास में का माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ऐसा माना जाता है कि जो भारत में जो केंद्रीय सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। छिन्न भिन्न होने के कारण जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया था और क्षेत्रीय शासन करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य उठने लगे। 647 के बाद ईस्वी के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, लेकिन इसी दौरान अरबों का भारत में आक्रमण प्रारंभ हो गया। अरबों का भारत में आक्रमण प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला नाम आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आता है, जो भारतीय इतिहास में अरबों के द्वारा पहला आक्रमण माना जाता है। इसके बाद 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी जिन्होंने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए हैं, जो सफल रहे सभी के सभी। और एक खास आक्रमण इनके द्वारा 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर पर किया, जो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। और यहीं पर इन्होंने बहुत साधन लूट कर ये ले गए और कई जनधन की पूरी हानि भारत को पहुंचाई। इसके बाद मोहम्मद गौरी आ जाते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ये भी एक अरबी आक्रमणकारी था, लेकिन इन्होंने द्वारा 1175 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये हार गए। फिर इन्होंने जो है इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध माने जाते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान और इन मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज को हराने के पश्चात ये भारत पर एक सत्ता कायम हो गई और पहली बार भारत में 1206 ईस्वी में संदिग्ध मुस्लिम
सत्ता स्थापित हुई, मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। इससे मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, जो मध्यकालीन भारत का सबसे पहला मुख्य पार्ट माना जाता है दिल्ली सल्तनत। और इसके अंतर्गत अब हम आपको पढ़ाएंगे कुछ, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत में जो है, भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश क्रम से है माने जाते हैं। और जो मुस्लिमों की सत्ता स्थापित लोधी वंश का आपको पहले दिल्ली सल्तनत में माना जाता है। इसके बाद लोधी मुगल वंश प्रारंभ होता है, जिसमें आपको सम्राट अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सब आपको मुगल वंश में देखने को मिलेंगे। मुगल वंश के अंतिम शासक स्थापना बाबर ने की और अंतिम शासक इसका बहादुर शाह जफर माना जाता है। बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून जेल में भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। यहीं से इसके बाद आपका आधुनिक भारत का जो समय है इतिहास में, आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत होती है दिसंबर 1600 से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से माना जाता है। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक किया जाता है और इसके बाद कल से आपका स्टार्ट चलेगी क्लास। ठीक है सर, थैंक यू। ये थी इतिहास की थोड़ी सी बेसिक जानकारी, जहाँ से इतिहास शुरू होता है। ठीक है, तो आपको डेमो अच्छी लगी होगी। बाकी इसके जो डीपली हैं, जो चैप्टर वाइज चलेंगे आपके, वो आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। अब हम अपने मैथ वाले सर से मिलते हैं और ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनकी डेमो क्लास हम लेंगे। ठीक है सर, शुरू कीजिएगा। आज मैं आपको डेमो के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको पुलिस या कोई भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में देखने मिलेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैं आपको ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, एक तो बेसिक है, बिल्कुल रूल से पढ़ूंगा और बिना रूल के भी बताऊंगा। जो मुझे डायरेक्ट रूल से निकालना हो तो रूल है आपका CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n-1। यहाँ से आप इसका डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका टोटल अमाउंट निकालना तो कैसे निकालेंगे? आपका टोटल अमाउंट ए होता है आपका टोटल अमाउंट ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। R क्या होगी? आपकी रेट होगी और n क्या होगा? आपका टाइम होगा। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ना करके, यहाँ से तो सभी बच्चे करते हैं, हम इसको कैसे करेंगे? शॉर्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक बता दो, धनराशि है आपके पास 16,000 और रेट है 10%, टाइम कितना? 2 टाइम। तो 2 टाइम के लिए हम 2 रो बनाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड ईयर। बिल्कुल साधारण तरीके से बताता हूँ।
मैं आज साधारण तरीके, बिल्कुल साधारण तरीके से फर्स्ट ईयर और एक आपका सेकंड ईयर, बिना पेन उठाए आप ब्याज निकाल लोगे इसका 16,10%। 1600 रुपये सभी को पता है कितना, 1600 रुपये। सेम दूसरे साल में कितना होगा, 1600 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज होगा कितना, 1600। मुझे इसका साधारण ब्याज निकालना तो 16 और 16 कितना होगा, 3200 रुपये क्या होगा आपका इसका साधारण ब्याज। लेकिन मुझे वो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो 1600 का फिर 10% निकाल लोगे तो कितना होगा, 160 रुपये। ये कितना होगा आपका 160 रुपये। तो ये होगा आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 160 ही मिले। 3200 और 160 टोटल कितना, 3200 160 कितना होगा आपका 3360 रुपये। ये क्या होगा आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल अमाउंट निकालना, धनराशि कितनी 16,000। टोटल अमाउंट क्या होगा आपका, टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू यानी कि पी प्लस पी प्रिंसिपल और आपका सीआई। तो कितना होगा भाई, टोटल अमाउंट 16,000 प्लस 3360। ये होगा आपका 16 और 3 19,000, 19,360। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपका 19,360। चाहे आप इसको यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से, लेकिन आप ऐसे निकाल लोगे आपको और अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, मन वगैरह के सब यहाँ से होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा आपका, 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं इसको डायरेक्ट की तरह तो आपको बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं। इस टाइप में कभी आपको क्वेश्चन मिला कुछ नहीं करना, बिल्कुल याद रखो। पहली बात तो P बराबर D गुना 2 वर्ष के तो 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो। मैं एक बार आपको यहाँ से भी कराता हूँ और तरीके से करूंगा। देखो P क्या होगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 1,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना 1,000 बराबर अंतर निकालना, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अंतर यानी कि क्या होगा डिफरेंस, आपको नहीं पता। 100 का पर 100 गुना 100 अपॉन आज कितने मिलेगा आपके 5%, 5 पर कितना होगा टोटल 25 का काट लो, 25 चौका 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो, इससे कितनी बार 2.5 बार। तो अंतर कितना होगा आपका 2.5, अंतर कितना होगा आपका डिस्टेंस 2.5 का। ये होगा आपका बिल्कुल सिंपल। अगला तरीका क्या होगा आपका सेकंड रूल। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ से करा दी तो ये क्या होगा साधारण ब्याज है पहले ईयर का, जो दूसरे ईयर का साधारण ब्याज। रेट कितने 5% टाइम 2 टाइम निकाल लो, 1,000 का 5% बिना पेन। देखो फर्स्ट ईयर और आपका सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और आपका सेकंड ईयर, 1,000 का 5% बिना पेन उठाए 100 से 2 जीरो तो कितना मिल जाता है। देखो किसी को कोई डाउट है ऐसे निकाल लो, 1,000 का कितना 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुना इसमें करोगे तो कितना होगा 50। यानी कि पहले कितना ब्याज मिला होगा 50, दूसरे में कितना मिला होगा आपको 50 रुपये। पहले साल में 50 रुपये ब्याज, दूसरे साल में 50। फिर क्या करना है ब्याज पे ब्याज, ये क्या होगा आपका भैया SI, जो क्या होगा आपका SI। दूसरे साल क्या होगा ब्याज पे ब्याज है 50 पे कितना 5%, 50 का 5% कितना होगा। देखो मुझे इस पे फिर ब्याज मिला होगा 50 पे कितना 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो 5 25 अपॉन 10 पे कितना 2.5, तो कितना मिला 2.5। ये क्या होगा आपका 100 रुपये क्या होगा आपका SI। और ये इधर जो इस साइड चलेगा जो आपका होगा CI माइनस SI का अंतर कितना 2.5। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सको, यहाँ से फ्रैक्शन मेथड से भी बताऊंगा। ये मेरी डेमो क्लास थी आज की देखने। थैंक यू, आप सभी से आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, डेमो के दौर में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा एडवांस, तो जैसे उसमें पहला चैप्टर आता है, मैं वर्थ से स्टार्ट करता हूँ। वर्थ ले लेते हैं। सपोज करिए ये कोई वर्थ होता है, ठीक है।
अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक इसका होता है परिमाप 2 पाई आर। ये दो चीजें इसमें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक से तो पहले इसमें सूत्र याद करने होते हैं, पर जैसे कि इसके बाद अर्धवर्त आएगा और त्रिज्या खंड आएगा, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा निकालने का तरीका भी देख लेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप आ जाता है, परिमाप में आता है 2 पाई आर। अब क्षेत्रफल का मतलब कि इसमें कितना स्थान घेरा हुआ है, ठीक है। इसमें जितना स्थान घेरा हुआ है उसको कहेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका परिमाप इसका चारों ओर की, ऐसे कहते हैं ना, इसको सारा जोड़ना, चारों ओर से जोड़ना, या एक ये मानिए कि इसकी परिधि भी होती है, ठीक है। वृत्त में से परिधि बोलते हैं, और अगर त्रिभुज होगा, आयत होगा, तो उसमें इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग या पूरी इसकी गोलाई, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि इसमें एक आता है अर्धवर्त। अर्धवर्त में क्या होगा, जब ये पूरा वर्त है तो अगर अर्धवर्त की बात करेंगे तो हम इसको आधा बना लेंगे, अर्धवर्त में हम इसको आधा बना लेंगे। चलिए, अब ये सपोज करके पूरा था, अब इसको आधा कर लिया, ठीक है। अब ये अर्धवर्त है, तो इसमें आर क्या था, पूरे वर्त में आर इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। ये समझ आ रहा होगा आपको, ये भी इसकी त्रिज्या ही है, और ये पूरी जोड़ दें 2r, तो ये इसका व्यास कहलाता है, वर्त में भी और अर्धवर्त में भी, ठीक है दोस्तों। अब ये अर्धवर्त आ गया, तो हम इसका अगर आधा कर देंगे तो ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर हमें इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, हम इसमें परिमाप में आधा कर देंगे इसका भी, पर इसमें इसका परिमाप का तो आधा हो गया, लेकिन इसमें एक आर ये और एक आर ये, इसमें 2 आर हमको और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने ले लिया, प्लस में ये लेना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका व्यास है उसको भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा परिमाप, ठीक है दोस्तों। तो इसको यह आ जाएगा पाई आर प्लस के 2r। अगर मैं यहाँ से आर बाहर ले लूँ तो अंदर बच जाएगा पाई प्लस का 2। इसमें मैं आर बाहर लेने के बाद पाई का मान 22/7 होता है, आपको पता है, प्लस 2 ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे 22, इसके बटे 1 मान 1 के साथ कर देंगे, और इसके बाहर आ जाएगा आर। तो इसका टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, यह आ जाएगा 36 r/7, ठीक है। तो इसमें इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इसे सोल्व करके निकाल लेंगे। कुछ आसान फॉर्मूले होते हैं जो याद होके उसके बेस पर क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आज एक छोटा सा डेमो था, अब पूरी तैयारी से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा सिंह आज आपको भारत के भूगोल में सेवन सिस्टर के नाम से जो राज्य हैं उनकी राजधानी याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखिएगा, नंबर एक पर आता है असम राज्य की जो राजधानी है वो है दिसपुर। तो याद करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे हम इसमें, देखिएगा, याद करेंगे इसको अस दिस से, ये अस और ये दिस नॉर्मली आप यूज भी करते रहते होंगे, नॉर्मली सामान्य भाषा में बात करते हैं अस दिस। तो नंबर 1 स्टेट याद हुआ। इसके बाद आप देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, अरुण क्या काम करता है, ईंट का काम करता है, अरुण ईंट, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, अरुण ईंट से। फिर देखिएगा मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। तो इसका जो ट्रिक होगा या जो कोड होगा वो होगा
थाल, ठीक है, मणिपाल वो है मेघालय। मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो इसका जो कोड है वो होगा मेगा सी। मेगा सी। मेगा एक लड़की है जो बहुत लंबी है, तो हम याद रखेंगे मेघालय की राजधानी को मेगा शिलोंग, यानी कि मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलोंग। तो कोड होगा इसका मेगा सी। इसके बाद अगला जो राज्य होगा वो होगा हमारा नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो इसका जो कोड होगा वो होगा नागा, नागा कोही, नागा कोही, ठीक है। अगला जो राज्य होगा वो आपका होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी होगी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी होगी अगरतला। इसका कोड होगा त्रिअगर। त्रिअगर, ठीक है, त्रिअगर इसका कोड होगा। अगला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। अगला राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आपकी आइजोल। तो इसका जो कोड होगा वो होगा मिजो आई। मिजो आई, ठीक है। इसका कोड होगा मिजोरम का मिजो आइजोल। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल। तो इसका जो कोड होगा वो होगा मिजो आई। इस प्रकार से दोस्तों हमने आप सभी को भारत के 7 सिस्टर राज्यों की राजधानी याद करने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने के लिए मिलेंगे लगभग 14 टाइप। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप? 14 टाइप। 14 टाइप में से हमारा पहला टाइप बनता है अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास TROTHY को लिखा जाता है THYTRO। तो इसी क्रम में PUBLIC का कोड क्या होगा? ठीक है, किसका? PUBLIC का कोड क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसको, क्या इसने कोड किया है। सबसे पहले तो यहीं से पता चल जाता है अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करने, यानी कि अदला बदली हो रही है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस तरह का। तो देखिएगा यहां पर देखिए THY, यानी कि ये इसका आखिरी 3 अल्फाबेट हैं, ये क्या कर रखे इसने? स्टार्टिंग में रखे हैं THY। और उसके बाद क्या दिया? TRO। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड यहाँ पर रखा है, ये फर्स्ट यहाँ पर रखा है। तो इसी तरह से PUBLIC, इसके 3 अल्फाबेट स्टार्टिंग में रखने हैं और इसके 3 अल्फाबेट बाद में रखने हैं। LICPUB, ये इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। MONSTER, मॉनिस्टर, इसका कोड RETMONS लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में TWINKLE का को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए RET, इसको क्या किया है? उल्टा लिख दिया है। देखो R यानी स्टार्टिंग में, फिर E, फिर उसके बाद T। और स्टार्टिंग के जो 4 अल्फाबेट हैं MONS, वो सेम जू के थ्रू उसने रखा हुआ है। ठीक है, सेम जगह तू रखा हुआ है। तो हमें भी इसी तरह से कर देना है TWINKLE। ठीक है, इसको क्या करना है? सबसे पहले इसने उल्टा कर रखा था, R स्टार्टिंग में, यानी कि अब आ जाएगा E, उसके बाद L, उसके बाद K, और स्टार्टिंग के जो 4 अल्फाबेट हैं उसको
सेम जगह तो रख देना है, TWIN। ये हो गया इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है RIGHTS को लिखा जाता है IHSRGT। इसी कोड भाषा में FLOWER को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो बता देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका I यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद R यहाँ पर, G यहाँ पर, H यहाँ पर, T यहाँ पर और S यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, देखो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ पर देखना है कि किस हिसाब से रखा हुआ है। तो जो नंबर 1 है वो कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो I है ये नंबर 2 रखा हुआ है उठा करके, यानी कि नंबर 2 का अल्फाबेट रखा हुआ है स्टार्टिंग में। उसी तरह से फिर H ये नंबर 4 का है, ठीक है। उसके बाद S 6 नंबर का है, R फर्स्ट, G तीसरा, ठीक है, और T 5, ठीक है। इस तरह के यानी कि 24, 61, 35 ये वाला इसमें से उठाना है। 24, 61, 35 ये वाला कोड इसमें से उठाना है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले 2 नंबर का आएगा L, 4 नंबर का आएगा W, ठीक है, 6 नंबर का आएगा R और 1 नंबर का आएगा F और उसके बाद 3 O और उसके बाद 5 E। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमारे पास टाइप 1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और हम टाइप 14 या 15 के आसपास करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से सोल्व हो रहा है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें से हम कम से भी कम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और 15 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होंगे, अलग अलग तरीके से होंगे। अब जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है उसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग तरीके से सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं तक था, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।